उधर यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच मॉस्को में मस्जिद बनाने के मुद्दे पर रूस में गृह युद्ध छिड़ गया। पुतिन सरकार राजधानी मॉस्को में रूस की सबसे बड़ी मस्जिद बनवाना चाहती है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय को मानने वाले लोग इसके विरोध में, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने मॉस्को शहर में मौजूद एक चर्च को आग के हवाले कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चर्च से आग की भीषण लपटें और काले धुएं का गुबार निकलता दिखा। जबकि 4 अप्रैल को ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय से जुड़े लोग मस्जिद बनाने के फैसले के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए थे। यही नहीं, चेचन लड़ाकों ने भी एक वीडियो जारी कर मस्जिद बनाने पर जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया था। असल में रूस के ज्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय का हिस्सा हैं, जो ये नहीं चाहते कि मॉस्को में मस्जिद का निर्माण हो। इसी वजह से ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच ठनी हुई है। इधर रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करते हुए रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया। इससे पहले मई 2022 के बाद से लगातार 6 बार रेपो रेट बढ़ाया गया। लेकिन इस बार क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा के बाद रिजर्व बैंक ने ऐलान किया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी रेपो रेट की दर 6.5% ही रहेगी। रिजर्व बैंक के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिल सकती है जो महंगे होम लोन की EMI भर रहे हैं। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक देश के बाकी बैंकों को फंड देता है। इस बीच रेपो रेट की दर न बढ़ाने से रिजर्व बैंक के फैसले का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। RBI के फैसले के बाद शेयर बाजार में तेजी दिखी और सरकारी बैंकों के शेयरों में भी काफी खरीदारी देखने को मिली। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 144 अंकों के उछाल के साथ 59,832 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 42 अंकों की बढ़त के साथ 17,599 पर बंद हुआ। उधर चीन में सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्री करीब 7 साल बाद मिले, क्योंकि 2016 में तेहरान में हुए विवाद ने ईरान और सऊदी अरब को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। लेकिन बदले हुए हालात में ईरान और सऊदी अरब ने अपनी रणनीति बदल ली, जिसकी वजह से पश्चिम एशिया के 2 मुस्लिम देश एक बार फिर दोस्त बनने की राह पर चल पड़े, जिसमें चीन ने भी बड़ा रोल निभाया, क्योंकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मुलाकात चीन में हुई। करीब 7 साल बाद हुई इस मुलाकात की तस्वीरें भी आईं, यानी पश्चिम एशिया में मुस्लिम देश एक साथ आ रहे हैं, जिसमें चीन का फायदा और अमेरिका और इजरायल का नुकसान है। क्योंकि अमेरिका और इजरायल के दुश्मन ईरान ने UAE में अपना राजदूत नियुक्त कर दिया है। सऊदी अरब के साथ भी उसके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। मार्च में दोनों ने एक दूसरे से कूटनीतिक रिश्ते बेहतर करने की हामी भरी और अप्रैल में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो गई, जिसे ईरान की मुस्लिम देशों से नजदीकी और चीन के पश्चिम एशिया में बढ़ते प्रभाव का सबूत माना जा रहा है। क्योंकि इस बैठक में सऊदी अरब और ईरान अपनी अपनी राजधानी और अन्य शहरों में फिर से कॉन्सुलेट खोलने पर सहमत हो गए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, जिसका फायदा चीन को भी होगा। क्योंकि खबर है कि मार्च में शी जिनपिंग ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से कई मुद्दों पर फोन पर बात की थी, जिसके बाद पिछले महीने ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते सुधरने लगे। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि चीन का पश्चिम एशिया में प्रभाव बढ़ रहा है, जबकि इससे पहले इस तरह के मामलों में अमेरिका ही मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। लेकिन यूक्रेन जंग ने सारा समीकरण ही उलट दिया और पश्चिम एशिया से अमेरिका की दूरी बढ़ गई और चीन उनके करीब आ गया, जिसका सबूत ईरान की UAE और सऊदी अरब से बढ़ती नजदीकी है, क्योंकि इन दोनों देशों से करीब 7 साल बाद ईरान की दोस्ती बढ़ रही है। इधर हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कड़ी सुरक्षा में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और सुरक्षा के लिए जगह जगह दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात दिखे। पुलिस ने इस बार आयोजकों को 200 मीटर तक शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दी। एच ब्लॉक का जो एक शोभा यात्रा है उसको मंगल बाजार रोड पर अलाउ किया गया है। पुलिस के फैसले से नाराज लोगों ने सड़क पर ही हवन किया। प्रशासन की ओर से इस बार उस इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया जहां पिछले साल शोभा यात्रा के दौरान बवाल हुआ था। उधर बखमुत को पुतिन की सेना के कब्जे से बचाने के लिए यूक्रेन के सैनिक आखिरी कोशिश में जुटे हैं। रूस का दावा है कि उसने बखमुत के ज्यादातर इलाकों से जेलेंस्की की सेना को खदेड़ दिया है और अब जेलेंस्की के हाथ में बखमुत के कुछ ही इलाके बचे हैं जहां उनकी सेना आखिरी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जेलेंस्की ने भी साफ कह दिया है कि जब तक बखमुत में उनका एक भी सैनिक मौजूद रहेगा तब तक वो हार नहीं मानेंगे। यानी यूक्रेन के इस पूर्वी शहर पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना को अभी और लड़ाई लड़नी होगी। हालांकि बखमुत में पुतिन की सेना अकेली नहीं है, बल्कि वैगनर ग्रुप के हजारों लड़ाके पिछले कई महीने से बखमुत में मौजूद हैं। और उनके दम पर ही रूस ने वहां अपनी पकड़ मजबूत की है। यही नहीं, वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने हाल ही में बखमुत पर पूरी तरह कब्जे का दावा भी किया था, जिसे जेलेंस्की की सेना खारिज कर चुकी है। साथ ही यूक्रेन ने बखमुत में मौजूद अपने सैनिकों के कुछ वीडियो भी जारी किए, जिनके जरिए यह दावा किया गया कि जेलेंस्की के सैनिक वहां हार नहीं मानेंगे। क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने वहां पुतिन की सेना को रोकने के लिए जोरदार तैयारी की है। वहां से सामने आए एक वीडियो में यूक्रेन के सैनिक बंकरों में छिपकर रूसी सेना का मुकाबला करते दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक उन्होंने दुश्मन के सैनिकों को रोकने के लिए चारों तरफ बारूदी सुरंगें भी बिछा रखी हैं।
यूक्रेन का दावा है कि बखमुत के जिन इलाकों पर अब भी उसका कब्जा है वहां इसी तरह की रणनीति अपनाई गई है। इसी वजह से रूसी सैनिक अब तक बखमुत को नहीं जीत पाए। Чого саме вони планують? Вони зараз активно заміновують свої позиції перед. जबकि पुतिन हर हाल में बखमुत पर कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि पिछले कई महीनों से चल रही जंग की वजह से आधे से ज्यादा बखमुत पूरी तरह तबाह हो चुका है। इधर पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को रोकने के लिए दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को दो टूक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगी। इससे पहले ये याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी थी, जिसके खिलाफ शुवेंदु अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने चुनाव में सीटों के आरक्षण पर सवाल उठाए थे, जिसका फैसला हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग पर छोड़ दिया था। इस बीच इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री ने सरेआम कबूल कर लिया कि इजरायल के पास परमाणु हथियार हैं। अपने पूर्व प्रधानमंत्री के दावे से इजरायल में खलबली मची है, क्योंकि परमाणु हथियार ऐसा मुद्दा है जिस पर इजरायल ने हमेशा चुप्पी साधे रखी है। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री रहे एहूद बराक ने ट्विटर पर साफ साफ लिख दिया कि इजरायल के पास परमाणु हथियार हैं। दुनिया में परमाणु हथियारों के जखीरे पर नजर रखने वाले संगठन भी दावा करते रहे हैं कि इजरायल के हथियारों के जखीरे में परमाणु बम हैं। इजरायल के पास 90 परमाणु हथियार होने का अनुमान जताया जाता है, पर यह ऐसा दावा है जिसे इजरायल न तो कबूल करता है और न ही गलत ठहराता है। जबकि इजरायल के अधिकारी तक बातों बातों में इशारा करते रहे हैं कि दुश्मन को तबाह करने के लिए उनके देश के पास परमाणु बम है, मगर इजरायल ने आधिकारिक तौर पर कभी यह ऐलान नहीं किया कि उसके पास वाकई परमाणु हथियार है। इधर दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 26% के पार पहुंच गया, जबकि एक दिन पहले ही वो 16% से भी कम था। यानी एक ही दिन में दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा बढ़ गया। इस दौरान 1900 से ज्यादा लोगों की जांच की गई, जिनमें 509 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1795 हो गई। उधर उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास से भड़के किम जोंग उन ने परमाणु धमकी दी है। उन्होंने दोनों देशों पर सैन्य अभ्यास के जरिए तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया और दावा किया कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप को तबाही की ओर ले जा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मामला परमाणु युद्ध के कगार तक पहुंच जाएगा। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक किम ने चेतावनी दी कि उत्तर कोरिया दुश्मन की हर कार्रवाई के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेगा। इससे पहले किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को भी अंजाम भुगतने की धमकी दी थी, लेकिन उत्तर कोरिया से मिल रही धमकियों के बावजूद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपनी मिलिट्री ड्रिल जारी रखी और किम को कड़ा संदेश देने के लिए अमेरिका ने पहली बार कोरियाई प्रायद्वीप में अपने खतरनाक B-1B और B-52 बॉम्बर भी उतार दिए। ये बॉम्बर वहां दक्षिण कोरिया के साथ जारी ड्रिल में शामिल हैं और दावा है कि अमेरिका के इस एक्शन से किम जोंग उन दहशत में है, क्योंकि उत्तर कोरिया इस सैन्य अभ्यास को अपने खिलाफ युद्ध की तैयारी के रूप में देख रहा है। यही वजह है कि वो पहले भी इसे रोकने की मांग कर चुका है। दावा है कि खौफ बनाने के लिए ही किम ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ड्रिल के दौरान कई मिसाइलों के परीक्षण भी किए, लेकिन इस सब के बावजूद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपने सैन्य अभ्यास को जारी रखा। इधर चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने ऐलान किया कि वो अपने 2 सबसे खतरनाक मिसाइलों को बनाने की रफ्तार दुगनी कर देगा। अमेरिका में रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने यह ऐलान किया, जिसके तहत 2 मिसाइलों के प्रोडक्शन पर जोर दिया जाएगा। पहली है LRASM यानी लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल, जो समंदर में दुश्मन के युद्धपोत पर वार करती है, और दूसरी है JASSM यानी जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल, जो हवा से जमीन पर सटीक मार कर सकती है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने एक साल में 500 से बढ़ाकर 1000 मिसाइलें बनाने का टारगेट रखा है। अमेरिका दोनों मिसाइलों के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है ताकि युद्ध के मोर्चे पर सेना को किसी भी हथियार की कमी ना हो। असल में अमेरिका की ये तैयारी चीन को रोकने के लिए है, क्योंकि चीन बार बार ताइवान को आंख दिखाता रहता है और अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो अमेरिका को भरोसा है कि समंदर में चीन के खिलाफ LRASM मिसाइल कारगर साबित होगी। इस बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगा। न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान केन विलियमसन टीम से बाहर हो गए, क्योंकि IPL के पहले मैच में फील्डिंग के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई थी, जिससे उभरने में उन्हें लंबा वक्त लग सकता है। दोनों हाथों में बैसाखी लेकर चलते हुए केन विलियमसन की एक तस्वीर भी सामने आई। ऐसे में वो इस साल भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में शामिल नहीं हो पाएंगे। उधर अमेरिका के